नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फ्रीडम एजुकेशन अब इंडिया में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगा जो अपने सामान्य विज्ञान यानी कि जनरल साइंस का जो टॉपिक आता है नाभिकीय भौतिकी, उससे संबंधित दोस्तों जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको अपन कवर करेंगे, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज अपन पढ़ेंगे दोस्तों नाभिकीय भौतिकी के बारे में। तो नाभिकीय भौतिकी में क्या है दोस्तों, सबसे पहले अपन अध्ययन करेंगे इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है भाई, कोई भी तत्व होता है उसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। तो उन्हीं के बारे में जानना आवश्यक है। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है दोस्तों, क्योंकि सामान्य टॉपिक है, जनरली सभी एग्जामों में पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे भाई इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है भाई, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये सभी क्या है, तत्व के मूल कण है। तो इलेक्ट्रॉन क्या है भाई, ये स्थायी मूल कण है। ठीक है। अब देखो भाई, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी भाई, जे थॉमसन ने की थी। कब की थी, 1897 ईस्वी में की थी। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, जे थॉमसन ने की थी। इस पर जो आवेश होता है दोस्तों उसकी मात्रा होती है अपने पास। अब इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, ऋणात्मक आवेश होता है। तो इसलिए यहाँ पर माइनस का साइन है। बाकी इसका जो मान होता है वो होता है भाई 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19 गुलाम होता है। ठीक है। तो 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 गुलाम किस पर आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। प्रोटॉन पर भी इतना ही आवेश होता है अपने पास, लेकिन वहाँ पर धनात्मक साइन से अपन उसे प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि प्रोटॉन पे क्या होता है, धनात्मक चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है दोस्तों वो होता है 9.1 गुणा 10 की घात माइनस 31 किलोग्राम। ठीक है। तो ये दोनों मान याद होना आवश्यक है, पूछ लिया जाता है एग्जाम में। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, जे थॉमसन ने की। अब देखो भाई, इलेक्ट्रॉन का जो प्रतिकण है जिसे एंटी पार्टिकल भी बोलते हैं दोस्तों, तो इलेक्ट्रॉन का जो प्रतिकण है वो अपने पास पॉजिट्रॉन होता है, जो कि एक धनात्मक मूल कण है। ठीक है। जो पॉजिट्रॉन की खोज की थी वो 1932 में एंडरसन ने की थी। एंडरसन कोई वैज्ञानिक है दोस्तों, इन्होंने ही पॉजिट्रॉन की खोज की थी। तो पॉजिट्रॉन क्या है भाई, इलेक्ट्रॉन का एंटी कण है। क्वेश्चन आ जाए कि इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण कौन सा है, तो आप क्या बताओगे, पॉजिट्रॉन होता है। ठीक है। इसका जो द्रव्यमान और आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, इसलिए इसे इसका प्रतिकण कहा गया है। आ गया समझ में। आगे चले भाई, आगे चलते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों प्रोटॉन के बारे में। जो प्रोटॉन है अपने पास, इस पर धनात्मक चार्ज होता है। इसकी जो खोज की थी वो गोल्डस्टीन ने की थी। ठीक है। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन। ठीक है। इस पर जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है भाई, 1.67 गुणा 10 की घात माइनस 27 किलोग्राम। ठीक है। वहाँ करता हूँ जो इलेक्ट्रॉन पर 9.1 गुणा 10 की घात माइनस 31 किलोग्राम। यहाँ पर कितना होता है, 1.67 गुणा 10 की घात माइनस 27 किलोग्राम। ठीक है। इस पर जो आवेश होता है वो कितना होता है भाई, सेम ही होता है, बस इसमें धनात्मक चिन्ह से अपन इसे प्रदर्शित करते हैं। क्यों करते हैं भाई, क्योंकि इस पर धनात्मक चार्ज होता है। ठीक है। तो इसका मान भी कितना हो जाएगा, 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 गुलाम। गुलाम क्यों लिख रहे हैं भाई, क्योंकि आवेश का मात्रा क्या होता है, गुलाम होता है। द्रव्यमान का मात्रा क्या होता है, किलोग्राम होता है। अब देखो भाई, इसका जो उपयोग किया जाता है वो कृत्रिम तत्वांतरण के लिए किया जाता है। ठीक है। अब देखो अगला जो कण आता है अपने पास वो आता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन एक उदासीन कण होता है दोस्तों, जिस पर कोई आवेश नहीं होता है। उदासीन किसे बोलेंगे, जिस पर कोई चार्ज नहीं हो, यानी ना तो उस पर पॉजिटिव आवेश होता है ना नेगेटिव आवेश होता है। जो न्यूट्रॉन की खोज की थी वो जेम्स चैडविक ने की थी। तो जेम्स चैडविक ने किसकी खोज की भाई, न्यूट्रॉन की खोज की। खोज इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है यहाँ से। ठीक है। इस पर आवेश जीरो हो जाएगा भाई, आवेश तो यही नहीं, आवेश रहित कण है। इसका जो द्रव्यमान होता है वो अपने पास प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है, 1.67 गुणा 10 की घात माइनस 27 किलोग्राम। ठीक है। आगे चलिए भाई, तो हो गए भाई तीनों मूलकण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या होते हैं, नाभिक में स्थित होते हैं, और जबकि इलेक्ट्रॉन जो तत्व होता है उसकी विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। ठीक है। आगे चलिए भाई, अगला जो अपने पास तत्व आता है वो आता है न्यूट्रॉनो। न्यूट्रॉनो नया तत्व है दोस्तों। ये दोस्तों द्रव्यमान रहित व आवेश रहित मूल कण है। इसकी खोज 1930 में पाउली ने की थी। तो इसकी खोज का क्वेश्चन पूछा हुआ एग्जाम में। ठीक है। तो न्यूट्रॉनो की खोज किसने की, पाउली ने की। ये द्रव्यमान रहित और आवेश रहित मूल कण होता है। अगला आता है अपने पास जो पॉइंट वो आता है फोटोन। तो फोटोन क्या है दोस्तों, जो फोटोन का विराम द्रव्यमान होता है वो शून्य होता है। फोटोन एक तरह से ऊर्जा के बंडल होते हैं। ठीक है। जो प्रकाश की चाल से चलते हैं, यानी कि प्रकाश की चाल कितनी होती है अपने पास, 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। तो उसी चाल से फोटोन चलते हैं और ये ऊर्जा के बंडल होते हैं। तो क्वेश्चन आ जाए फोटोन क्या होते हैं, तो आपका आंसर रहेगा ऊर्जा के बंडल होते हैं। ठीक है। इनमें दोस्तों विद्युत चुंबकीय किरणों का निर्माण होता है। जो विद्युत चुंबकीय किरणें होती हैं इनका निर्माण फोटोनों के माध्यम से ही होता है।
ठीक है, आगे समझ में सारी चीज़ें क्लियर हो गई। आगे चले, आगे चलते हैं। अब आपने नाम सुना होगा दोस्तों कार्बन डेटिंग प्रणाली, तो उसी वो क्या होती है उसे भी जानिए। तो कार्बन काल निर्माण पद्धति, तो जो जीवों के अवशेष होते हैं उनकी आयु का पता लगाने में कार्बन डेटिंग प्रणाली का यूज किया जाता है। इसमें दोस्तों जो कार्बन 14 तत्व होता है, यानी कि जो कार्बन का 14वां रेडियो एक्टिव तत्व होता है C14, उसी का यूज किया जाता है। ठीक है, आगे समझ में कार्बन डेटिंग प्रणाली का यूज किस में किया जाता है, जीवों के अवशेषों की आयु पता करने में। एक और पद्धति आती है इसी प्रकार से अपने पास यूरेनियम काल निर्धारण पद्धति, तो इसका जो चट्टान प्राचीन निर्जीव पदार्थ की आयु ज्ञात करने में इसका उपयोग किया जाता है। यानी कोई चट्टान है, कोई निर्जीव पदार्थ है, अब उसकी आयु ज्ञात करनी है तो उसके लिए आप कार्बन डेटिंग प्रणाली का उपयोग न करके यूरेनियम काल निर्धारण पद्धति का प्रयोग करोगे। ठीक है, जबकि अपने पास जीवों के अवशेषों के लिए कार्बन डेटिंग प्रणाली का उपयोग किया जाता है। आगे समझ में भाई यूरेनियम और कार्बन निर्माण पद्धति। ठीक है, आगे चलिए भाई, आगे आता है अपने पास नाभिकीय रिएक्टर। तो नाभिकीय रिएक्टर भाई क्या होता है, इसमें दोस्तों जो रेडियो एक्टिव तत्व का उपयोग किया जाता है वो यूरेनियम 235 का किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है भाई, नाभिकीय रिएक्टर में कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व का उपयोग होता है, तो यूरेनियम 235। ठीक है, जो प्रथम नाभिकीय रिएक्टर है वो किसने बनाया था भाई, एनरिको फर्मी ने बनाया था। तो याद रखना, एनरिको फर्मी ने 1942 ईस्वी में इनके निर्देशन में जो अमेरिका के शिकागो विश्वविद्यालय है इसी में बनाया गया था। तो प्रथम नाभिकीय रिएक्टर कहाँ बनाया गया भाई, अमेरिका के शिकागो विश्वविद्यालय में बनाया गया। कब बनाया गया, 1942 ईस्वी में बनाया गया। किसके निर्देशन में बनाया गया, एनरिको फर्मी के निर्देशन में बनाया गया। जो अपने पास नाभिकीय रिएक्टर हैं दोस्तों, ये विखंडन पर आधारित होता है, यानी कि दो प्रकार से नाभिकीय विखंडन होता है। जो नाभिकीय क्रियाएं होती है वो किस प्रकार से होती है, नाभिकीय विखंडन होता है, एक नाभिकीय संलयन होता है। तो ये नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। ठीक है, इसमें श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए कैडमियम और बोरोन का यूज किया जाता है। तो याद रखिएगा, जो विखंडन होता है उसमें श्रृंखला अभिक्रिया चलती हैं अलग अलग प्रकार से, अनियंत्रित, नियंत्रित। तो इसमें जो अनियंत्रित अभिक्रिया होती है श्रृंखला अभिक्रिया, उसे नियंत्रित करने के लिए कैडमियम और बोरोन का यूज किया जाता है। तो क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कैडमियम और बोरोन की छड़ों का प्रयोग नाभिकीय रिएक्टर में किस हेतु किया जाता है। तो जो अपने पास श्रृंखलाएं अभिक्रिया होती है विखंडन के उपरांत, तो उन्हें नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। अगर नियंत्रित नहीं करे तो फट जाए भाई, बहुत सारी एनर्जी उससे निकले, किरणें निकले। ठीक है, आगे चलें, आगे चलते हैं भाई। अब आता है अपने पास नाभिकीय विखंडन। तो नाभिकीय विखंडन क्या होता है, यूरेनियम 235 पर मंद गति के न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है। जब यूरेनियम 235 है, इस पर क्या करते हैं भाई, जो मंद गति के न्यूट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो अपने पास न्यूट्रॉन होते हैं उनकी बमबारी की जाती है। तो इसका जो बाहरी नाभिक है वो विभक्त हो जाता है, यानी कि यूरेनियम 235 अलग अलग दो नाभिकों में डिवाइड हो जाता है और साथ में बहुत अधिक ऊर्जा उत्सर्जित होती है, प्लस उसमें से क्या निकलती है, एनर्जी निकलती है भाई। तो ये अपने पास नाभिकीय विखंडन है। अब इसका उदाहरण देख लो भाई, नाभिकीय विखंडन किस किस में होता है। तो परमाणु बम, जो परमाणु बम है ये भी नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। इसमें अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया होती है। जो नाभिकीय विखंडन के उपरांत जो अपने पास अभिक्रियाएं होती है अनियंत्रित, नियंत्रित, तो उन्हीं में से अपने पास अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन जो होता है वो परमाणु बम में होता है, इसलिए उससे अधिक ऊर्जा अपने पास निकलती है। ठीक है, तभी ज़्यादा विस्फोट होता है। जो प्रथम परमाणु बम था दोस्तों, ये 1945 में बनाया गया था, जिसका विस्फोट द्वितीय विश्व युद्ध, जो द्वितीय विश्व युद्ध चला था अपने पास 39 से 45 ईस्वी तक। ठीक है, 1945 से 1945 ईस्वी तक द्वितीय विश्व युद्ध में ही अपने पास जो प्रथम परमाणु बम था इसका उपयोग किया गया था। 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा तथा नागासाकी पर किया गया था। नागासाकी पर किया था 9 अगस्त 1945 को, और जो जापान का हिरोशिमा स्थान है, जो शहर है, यहाँ पर किया था 6 अगस्त 1945 को। तो याद रखना भाई, इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कि हिरोशिमा पर बम कब गिराया गया था, परमाणु बम। तो 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था। नागासाकी पर तो 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था। प्रथम परमाणु बम का निर्माण कब हुआ था, तो 1945 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, परमाणु बम किस पर आधारित होता है, नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। कौन से भी क्रिया होती है भाई, अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया होती है। ठीक है,
सारे बिंदु हो गए कंप्लीट एग्जाम की दृष्टि से। ये सामान्य विज्ञानी ने काफ़ी डीप तरीके से आप नहीं पढ़ सकते हैं। आपको जनरली जो क्वेश्चन पूछा जाता है उन्हीं को आपको पढ़ना होता है। ज़्यादा डीप पढ़ना है तो आप साइंस लीजिए और पढ़िए, ठीक है। आगे चलिए भाई, आगे चलते हैं। नाभिकीय संलयन। अब नाभिकीय संलयन मैंने बताया, नाभिकीय विखंडन होता है एक नाभिकीय संलयन होता है। तो नाभिकीय संलयन क्या है भाई? जो सूर्य और तारों की उष्मा का जो स्रोत है वो नाभिकीय संलयन है। यानी कि जो ब्रह्मांड में सूर्य और तारे हैं इनमें जो भी ऊर्जा जनरेट होती है वो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के थ्रू ही होती है। तो पूछ लिया भाई आपसे एग्जामिनर कि सूर्य और तारों की ऊर्जा का स्रोत क्या है। ऑप्शन दे दे, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो आप क्या बताओगे भाई? नाभिकीय संलयन सही है, ठीक है। अब नाभिकीय संलयन जो अभिक्रिया है इस पर आधारित जो अपने पास उदाहरण आता है वो आता है दोस्तों हाइड्रोजन बम का। जो हाइड्रोजन बम है ये नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर आधारित होता है। जो प्रथम हाइड्रोजन बम था दोस्तों, इसका निर्माण दोस्तों 1952 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। आगे समझ में सारा, ठीक है। ये टॉपिक आपके कंप्लीट हो जाता है। जो नाभिकीय अभिक्रियाओं से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट थे वो मैंने आपको बता दिए, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आशा करता हूँ सभी बिंदु आपको काफ़ी महत्वपूर्ण लगे होंगे। इन्हें अच्छे से नोट डाउन कर लेना और याद कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और दोस्तों जो भी मेरे चैनल पर नया विजिट कर रहा हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।